के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास और जन कल्याण का एक नया इतिहास रचा है उत्तर प्रदेश में, और कई मामलों में आज उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है, 1 है। ऐसे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के हमारे कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, उत्तराखंड के कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी जी, पंजाब के कृषि मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुंडिया जी, पंजाब के उद्यान मंत्री श्री महेंद्र भगत जी, हिमाचल प्रदेश के उद्यान मंत्री आदरणीय जगत सिंह नेगी जी, जम्मू और कश्मीर के कृषि मंत्री आदरणीय जावेद अहमद डार जी, उत्तर प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार कृषि निर्यात मंत्री आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, सचिव भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण विभाग श्री अतीश चंद्रा जी, मांगीलाल जाट जी, हमारे सचिव डेयर और डीजी आईसीआर, दीपक कुमार जी, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव कृषि उत्तर प्रदेश रविंद्र जी, और इस उत्तर क्षेत्र की रीजनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित इन सभी राज्यों के हमारे अधिकारीगण, किसान साथीगण, चुनिंदा किसान भी यहां पर उपस्थित है, आईसीआर के प्रमुख वैज्ञानिक गण, उपस्थित प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अत्यंत व्यस्तता के बावजूद इस कार्यक्रम में वो पधारे हैं। हमारे सभी, आप मंच देख रहे होंगे, सभी संबंधित उत्तरी क्षेत्र के राज्यों का यहां प्रतिनिधित्व है। माननीय कृषि मंत्री या हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, संबंधित मंत्री यहां पधारे, उन सबका उत्तर प्रदेश की इस पवित्र धरा पर हृदय से स्वागत है। पहले जब हम खरीफ की कॉन्फ्रेंस करते थे या रबी की कॉन्फ्रेंस करते थे तो पूरे देश की एक ही कॉन्फ्रेंस होती थी, और वो भी एक दिन की होती थी। और एक दिन में मुझे लगा कि जितनी विस्तार से विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, जिन तथ्यों को देख के फैसले करने चाहिए, ढंग से उस गहराई में हम जा नहीं पाते। इसलिए पहले हमने कोशिश की कि एक दिन की नहीं 2 दिन की हो, एक दिन अधिकारी मिलकर विचार करें, क्योंकि किसी राज्य का विषय, असली काम तो राज्य में होना है। तो राज्य के अधिकारी, भारत सरकार के अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक मिलकर विचार करें, और दूसरे दिन देश भर के कृषि मंत्री आए अलग अलग राज्यों के, और फिर वो अपने राज्य की समस्याओं के बारे में चर्चा करके खरीफ का और रबी का प्लान तैयार करें। तो पिछले साल हमने 2 दिन ही की थी ये। फिर हमें ये लगा कि देश बहुत बड़ा है, हमारी अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, अलग अलग क्षेत्र की माटी अलग है, जलवायु अलग है, समस्याएं अलग है। अब जो चीज जम्मू कश्मीर में लागू होती है वो तमिलनाडु में लागू नहीं हो सकती, जो उत्तर प्रदेश के लिए प्रासंगिक है वो आसाम में लागू नहीं हो सकती, जो पंजाब के लिए उपयोगी है वो बंगाल में लागू नहीं हो सकती। और इसलिए फिर मन में ये लगा कि अगर हमको खरीफ और रबी की पूरी रोड मैप पर बात करनी है तो अलग अलग जोन में बांटकर अगर हम चर्चा करेंगे तो विस्तार से चर्चा होगी और ठीक से हम
अलग अलग राज्यों के जलवायु को देख के, माटी को देख के, वहां की आवश्यकताओं को देख के, वहां की समस्याओं को देख के हम ठीक योजना बना पाएंगे। इसी कड़ी में ये दूसरी रीजनल कॉन्फ्रेंस है। एक जयपुर में पहली हुई, ये दूसरी है यहां पे, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत उपयोगी है। संबंधित राज्यों के सभी खेती से संबंधित प्रमुख अधिकारी आए हुए, और ये उत्तर क्षेत्र तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक तरफ यहां पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य है जिनने हरित क्रांति की शुरुआत की थी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश तो देश में खाद्यान्न उत्पादन में आज नंबर 1 है। सबसे ज्यादा योगदान उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में है। यहां की माटी, यहां की जलवायु, यहां के मेहनती किसान, और उसके साथ साथ हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, वहां के फल, वहां के फूल, वहां की सब्जियां, उनकी अलग ही बात है। और अलग अलग हम प्रदेशों के बारे में सोचें तो उनकी समस्याएं भी अलग अलग है। एक तो मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि देश के अन्न के भंडार आज हमने भर के रखे हैं, दुनिया में कहीं से मंगाने की जरूरत नहीं। गेहूं, चावल में तो भारत उत्पादन में आज नंबर 1 है दुनिया में। अब हमने चीन को पीछे छोड़ दिया, चीन पीछे चला गया, भारत नंबर 1 पर आ गया। कभी हम PL 480 गेहूं मंगाते थे अमेरिका से, लाल गेहूं, बहुत सारे इंसान भी नहीं खाते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने पहले 25 लाख मीट्रिक टन, अब और 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात करने की अनुमति दी है कि दुनिया भर में भेजो। आज हमारे बासमती की महक कनाडा से लेकर अमेरिका तक के लोगों को लुभा रही है। तो हमें सामान्य तौर पर उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं, हमारा लगातार उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है हमारी, और कृषि के मामले में देखें तो हमारे 3 बड़े लक्ष्य हैं। नंबर 1, देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। आज हम खाद्यान्न के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। तो एक, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, दूसरे, किसान की आजीविका सुनिश्चित करके उसकी आय बढ़ाना, और तीसरा, पोषण युक्त आहार उसको उपलब्ध कराना। ये 3 हमारे बड़े लक्ष्य, और इनको लेके जो हमने रणनीति बनाई है 6 सूत्रीय: उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, किसान को पसीने की कीमत मिल जाए इसका इंतजाम करना, भगवान ना करे लेकिन फिर भी खेती जलवायु पर निर्भर है, मौसम पर निर्भर है, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई भी हो जाए। इसी साल पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में बाढ़ के कारण, अतिवृष्टि के कारण बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक और है, कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। मैं उसमें अभी विस्तार से नहीं जाऊंगा। और एक चिंता हम सबके मन में है। अभी मुझे रास्ते में शाही जी बता रहे थे कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की खपत बढ़ी है। मुझे जो आंकड़े बता रहे थे, हर साल 4-5 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर की आवश्यकता बढ़ रही है। ये बढ़ती हुई आवश्यकता वास्तविक है या फिर रामलाल डाल रहा है तो श्यामलाल को भी उतना ही डालना है? मिट्टी में जरूरत है कि नहीं है, माटी कैसी है, इसको देखे बिना डाले जा रहे हैं। और इसका दूसरा परिणाम ये होगा कि मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। वहां पंजाब जैसे राज्य इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। देखो, तो हमको प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, बाकी जो पद्धतियां क्या उनकी तरफ भी नहीं बढ़ना चाहिए। इन सब चीजों पर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह भी कि केवल गेहूं चावल नहीं, हमको फल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, औषधि खेती भी चाहिए, बाकी चीजों का इंतजाम भी करना है। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी हम बढ़ें, उस पर विचार करें। 4-5 चीजें जो मुझे बहुत जरूरी लगती, केवल उतनी बात अभी मैं करूंगा, बाकी शाम को चर्चा करेंगे। एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इन सब के लिए बीज। बीज आधार है हमारा। अच्छे बीज चाहिए, जलवायु के अनुकूल बीज चाहिए।
हमारा नेशनल सीड कारपोरेशन से लगा के राज्यों के बीज विकास निगम तक अलग अलग, आईसीआर ने तो लगभग अभी पिछले 10 सालों में ही 3400 किस्में अलग अलग बीजों की तैयार की है, अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग तरह के बीज। तो इन बीजों का बेहतर उपयोग और उसकी उपलब्धता। अब हम खरीफ के बारे में बात कर रहे हैं। इस साल एक समस्या का हमको और सामना करना पड़ सकता है। अल नीनो के प्रभाव के कारण बारिश कम होगी, ऐसी आशंका है, मौसम विभाग बता रहा है। 92% ±5। तो उसको देखते हुए भी हमको योजना बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बारिश थोड़ी कम रही तो किस तरह के बीजों का इस्तेमाल करें। रणनीति बनाने में उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसकी रणनीति हमको बनानी चाहिए, वो है नकली खाद और नकली पेस्टिसाइड। विकसित कृषि संकल्प अभियान में ये समस्या इतनी उभर के सामने आई थी कि इससे बचा लो हमें, किसान ये कहते थे। अभी ये हमारे 2 एक्ट लगभग बन के तैयार है। मेरी कोशिश है कि पार्लियामेंट के अगले सत्र में हम उनको रख दें और पास हो जाए वो, एक पेस्टिसाइड एक्ट और एक सीड एक्ट। अभी हमने परिचालित किया लोगों की राय जानने के लिए। अगर कोई नकली देता है, घटिया देता है, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई आवश्यक है, उसके बिना नहीं मानेंगे। अभी केवल 1500 रुपया जुर्माना लगता है, तो गड़बड़ भी अगर हो गई तो जुर्माना देके छूट गए। तो एक इसके खिलाफ प्रभावी अभियान लेकर राज्यों को, अलग अलग राज्य सरकारों से कह रहा हूं कि ये चलाना बहुत आवश्यक है। तीसरे, एक मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से बात कर रहा था कि हमने तय किया भारत सरकार ने कि हर एक राज्य के साथ मिलकर, करना राज्य को है, हम साथ देंगे, हर एक राज्य का कृषि रोड मैप बने। तो हमारे पास 16,000 वैज्ञानिक हैं, आईसीआर के, कृषि विज्ञान केंद्र के, यूनिवर्सिटीज के, सब मिला ले तो 16,000। और वैज्ञानिकों की ये टीम सन्नद्ध है कि राज्य की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से उस राज्य का कृषि रोड मैप क्या होना चाहिए। मैं सभी राज्यों से आग्रह करता हूं कि हम आपके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। आप पहल करें, मैं भी आपसे संपर्क करूंगा और अपने राज्य के कृषि का रोड मैप हम बनाएं मिलकर। क्योंकि जब तक लक्ष्य तय नहीं होगा और लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम रोड मैप नहीं बनाएंगे और वो रोड मैप बना के मेहनत से उस पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पूरी तरह से खेती और किसान दोनों का भला नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हर राज्य से मेरी अपील है कि हम बैठें, बातचीत करें। कई राज्यों से मेरी चर्चा हुई है और मिलकर बैठ के खरीफ का, रबी का प्लान तो बनाई, लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकाल के लिए भी एक रोड मैप बनाए। हम आपके साथ दिन और रात उसके लिए काम करेंगे। एक और मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, फार्मर आईडी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कुछ राज्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ राज्यों में काम थोड़ा कमजोर है। ये फार्मर आईडी, किसान की अलग पहचान पत्र, कई रोगों की दवा है। अब किसान को अगर बैंक से लोन लेना है तो ये कागज ला, वो कागज ला, वो कागज ला, घूमते ही रहता है। फार्मर आईडी है तो किसी चीज की जरूरत नहीं, बैंक में वो रखी तो सारे डिटेल फार्मर आईडी में 2 मिनट में लोन सैंक्शन हो सकता है। ऐसी एक नहीं, 17 तरह की सुविधाएं फार्मर आईडी पर। तो मेरा आग्रह है कि फार्मर आईडी हमारे राज्य में कितनी तेजी से बन रहा है, जहां शिथिलता हो कृपया करके तेजी लाएं। हम आपके साथ खड़े हैं, वो काम बहुत जरूरी है। एक चीज की तरफ और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, वो है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। अभी मैंने समीक्षा की तो पूरे देश में 7.5 करोड़ कार्ड बने हुए हैं, लेकिन उनमें भी एक किसान के 2-2, 3-3 खाते होते हैं, तो 2-2, 3-3 हो सकते हैं। और किसानों की संख्या हमारे यहां लगभग 13 करोड़, 7.5 करोड़ केवल बने हुए हैं। इसलिए राज्य सरकार अभियान चलाए, केंद्र पूरा साथ देगा कि वो किसान जो वंचित है आपके किसान क्रेडिट कार्ड से, उन सबके किसान क्रेडिट कार्ड बना के हम कम ब्याज पर लोन देने की पुख्ता व्यवस्था कर लें। इसका छोटे किसानों को, लघु किसान, सीमांत किसान, जो मार्जिनल फार्मर है, उनको निश्चित तौर पर इसका बहुत लाभ होगा। तो मैं आपके साथ मिलके ये काम तेजी से करना चाहता हूं। एक और मेरा निवेदन है, हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान माननीय योगी जी पिछले साल चलाया था, विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो हमारे वैज्ञानिकों की फौज, हमने कहा ये लैब में बैठ के क्या करोगे भाई, लैब में आप रिसर्च करो, उसकी जरूरत है।
लेकिन केवल लैब में रिसर्च नहीं रह जाए, उस रिसर्च को लैब से लैंड तक पहुंचाना पड़ेगा, किसान तक पहुंचाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। उसलिए हमने कहा निकलो और गांव गांव जाओ, गांव में चौपाल लगाओ, 100, 200, 250 किसान आए, यहाँ वैज्ञानिक बैठे, किसान बैठे, उनको नए रिसर्च के बारे में बताओ। और किसान की अगर जिज्ञासा है तो किसान पूछे, उसकी जिज्ञासा का समाधान करो। ये ज्ञान सीधे खेत तक पहुंचना चाहिए, किसान तक पहुंचना चाहिए। तो व्यापक अभियान चला, 60,000 गांव में हम लगभग गए और 60,000 गांव में बड़ी संख्या में किसानों से बात हुई। फिर हमारे दिमाग में आया कि अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां होने के कारण एक साथ कृषि संकल्प अभियान चलाना उचित नहीं है। अब अगर पहाड़ी राज्यों में चलाना है तो मैदानी राज्यों के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में बारिश पहले ही आ जाती है और हम कहें मई में जाके कि विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाओ तो वहां तो पानी गिरने लगता है। और इसलिए ये जवाबदारी मैं आपको दे रहा हूं। हमारे वैज्ञानिक तैयार है, हमारी टीम तैयार है और कृषि मंत्री भी भारत सरकार तैयार है, क्योंकि किसानों की सेवा ही अपने लिए भगवान की पूजा है। आप तय कीजिए अपने राज्य का विकसित कृषि संकल्प अभियान कब आपको चलाना है और आप अपना कार्यक्रम बना लीजिए कि हमें ये 15 दिन 20 दिन चलाना है। भारत सरकार के सब वैज्ञानिकों की टीम आ जाए, हमारी पूरी टीम आपके साथ, आप जहां जहां कहोगे वहां जाएगी, चौपाल लगाएगी, बात करेगी सीधे और किसानों तक सीधे आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान को पहुंचाने का काम करेगी, ताकि सीधे किसान को फायदा पहुंच सके। लेकिन कृपया करके पहल आप कीजिए, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे ढंग से जानते हैं कि राज्य में कहां कराना है, कब कराना है। तो मुझे लगता है इस अभियान को भी हम लोग ठीक से चलाने की कोशिश करें। अलग अलग विषयों पर अभी चर्चा है, उनकी मैं विस्तार में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपके सामने प्रेजेंटेशन होगा और ये केवल भाषण वाला कार्यक्रम नहीं होगा। आपके सामने एक विषय पर, जैसे केसीसी का विषय, आपके सामने प्रेजेंटेशन होगा और प्रेजेंटेशन के बाद फिर आपसे चर्चा होगी, आप अपनी बात कह सकेंगे, किसान प्रतिनिधि बैठे हैं वो भी अपनी बात कह सकेंगे। तो ये संवाद होगा, इसमें केवल भाषण नहीं होंगे। भाषण का तो यही सत्र कह लीजिए, इसको भी मैं भाषण नहीं कह रहा, मोटी चीजें सामने रखनी थी वो। और अंत में फिर हमारे सारे राज्यों के कृषि मंत्रीगण बोलेंगे। कंक्लूड करने के लिए मुझे कुछ कहना हो तो कहूंगा, नहीं तो हम लोग चर्चा करेंगे आपस में। एक विषय, उसका प्रेजेंटेशन, फिर हम चर्चा के लिए खोलेंगे। राज्यवार भी प्रेजेंटेशन होगा उसका, किस राज्य में क्या स्थिति है, और फिर हम बैठ के तय करेंगे कि आगे क्या करना है। तो बहुत उद्देश्यपूर्ण है ये कॉन्फ्रेंस। ये केवल एक कर्मकांड में 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़ जमीन है। अब उसमें केवल अनाज से वो अपनी आजीविका चला लिए नहीं हो सकता, तो अनाज के साथ साथ क्या कर सकता है? फल कर सकता है, सब्जी कर सकता है, इंटरक्रॉपिंग कर सकता है, पशुपालन कर सकता है, जिसकी रुचि हो मछली पालन कर सकता है, बकरी पालन कर सकता है, मुर्गी पालन कर सकता है, मधुमक्खी पालन कर सकता है। कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसका नाम हम अब बदल रहे हैं, एग्री बेस्ड, हम अब एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं कहेंगे। फॉरेस्ट का नाम आते ही किसान को लगता है हम पेड़ काटे नहीं पाएंगे बाद में बेचने के लिए भी, तो हम वृक्ष आधारित खेती कहेंगे उसको। तो वृक्ष आधारित खेती, अलग अलग चीज, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, तो उसके बारे में विचार करना है कि छोटा किसान कौन कौन सी चीजें करे कि जिससे उसकी आमदनी लगातार बढ़ जाए। तो इन सब विषयों पर आज दिन भर हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे। मैं भी उस चर्चा में शामिल रहूंगा। आपसे भी, मंच पे बैठे हुए माननीय मंत्रीगणों से भी मेरा ये निवेदन है कि चर्चा में आप भी भाग लीजिए, हम लोग बात करेंगे। अधिकारी भी जो मन में आए निसंकोच जो तथ्य है उसके आधार पर बात करें। माननीय किसान प्रतिनिधिगण, किसान संघ सहित बाकी प्रतिनिधि पधारे, उनको कुछ कहना तो वो भी कहें। और शाम को जब हम उठे तो ये चर्चा बहुत सार्थक हो और एक पूरा प्लान खरीफ का और रबी का बना के हम लोग यहाँ से उठें। आप सबका एक बार मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी का भी एक बार फिर से स्वागत। नमस्कार।